भाग 18 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा देव अपने मन ही मन में सारी घटनाएं सोचता है। अब आगे, इस मकड़ी को किसी तरह उस जंगल ले जाओ। इसे रोकने का मात्र एक ही रास्ता है, इसे कैद करना। वह उन पांचों की ओर देखकर चीखा। सब उसकी बात समझ गए। इस समय उन्हें यह नहीं सोचना था कि वह घर कहाँ से आया है, बल्कि यह सोचना था कि मकड़ी को वहां कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वह जगह थोड़ी दूर थी। लव ने इसका तरीका सोचा। मेरे इशारे पर सब एक साथ उधर दौड़ जाना और दरवाजे के पास खड़े हो जाना। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लव जानता था कि सब उसकी बातें अच्छे से समझ गए थे। देव पहले से ही उस गोदाम जैसे घर की दिशा में बढ़ गया। वहां उसने ध्यान से उसके दरवाजे को देखा। वह खुला हुआ था और उस मकड़ी के आकार के हिसाब से ठीक था। संतुष्ट होकर वह उस घर के पास से छिप गया। लव के पास अब हथियार के नाम पर केवल एक टुकीली डाली थी जो अभी भी मजबूत थी। उसने अपने बगल में खड़े चेतन को देखा। उसके पास भी वैसा ही एक हथियार बचा था। चेतन उसका इशारा समझ गया। दोनों उस मकड़ी के पैरों से बचते हुए उसके सिर की तरफ बढ़े। दोनों ने उस मकड़ी की एक एक आंख को निशाना बनाते हुए अपने हाथों में थमे हथियार से वार किया। उनका इरादा था उस मकड़ी की दोनों आंखों पर एक साथ वार करना। चेतन का वार बिल्कुल निशाने पर लगा, लेकिन लव का वार थोड़ा सा चूक गया। हालांकि लव जो चाहता था वह ही हो चुका था। वह मकड़ी बौखला चुकी थी। सभी एक साथ, वह बोला। उसकी आवाज सुनकर सब उस गोदाम जैसे घर की ओर भागे। उनके साथ साथ वह खुद भी था। उसके दिमाग में मकड़ी की आंखों में वार करने का ख्याल पहले भी आया था, लेकिन वह यह जानता था कि यह वार उस मकड़ी को इस हद तक बौखला देगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस समय उसी की जरूरत थी। मकड़ी कुछ पलों तक बौखलाहट में चिल्लाई और अगले ही पल उनकी ओर दौड़ गई। वह सब उस मकड़ी से कुछ पल पहले वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे उस गोदाम जैसे घर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए, जो पूरी तरह खुला हुआ था। लव और चेतन सबसे बीच में थे। उनकी तरफ बढ़ रही मकड़ी की एक आंख मानो उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वे दोनों भी जानते थे कि उन्हें क्या करना है। जैसे जैसे वह मकड़ी उनकी तरफ बढ़ रही थी, उसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। अपने रास्तों में आने वाले छोटे छोटे पेड़ों को वह कुचलती जा रही थी। इसके साथ ही उन पांचों के दिल की धड़कन भी बहुत तेजी से बढ़ गई थी। उनके एकदम नज़दीक पहुंचते ही उस मकड़ी ने अपने अगले दो पैर हवा में उठाए, जिनका सीधा सीधा निशाना लव और चेतन थे। लेकिन वह दोनों इसके लिए भी तैयार थे। इससे पहले कि उस मकड़ी के दोनों पैर उनसे टकराते, वह दोनों अपनी अपनी जगह से हट चुके थे। इसी हड़बड़ाहट में अनियंत्रित ईवा का सिर उस घर की दीवार से टकरा गया। हालांकि उसे अधिक चोट तो नहीं लगी, लेकिन उस दीवार से रगड़ने के कारण उसके माथे पर खून की कुछ बूंदें उभर आई। अपनी अनियंत्रित गति के कारण वह मकड़ी सीधा उस दरवाजे से होते हुए उस गोदाम जैसे घर में घुस गई। कुछ समय पहले चेतन ने भी यही उपाय लगाया था। इसी कारण लव का इशारा पाते ही वह पूरी बात समझ गया। हालांकि इस उपाय के बारे में सब समझ गए थे, लेकिन वह मकड़ी इतनी होशियार नहीं थी। वह उनकी चाल को नहीं समझ पाई। तुम ठीक हो? ओम ने धीरे से ईवा से पूछा। हालांकि अभी भी उसका ध्यान उस मकड़ी की तरफ ही था। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने माथे पर उभर आए खून को अपने हाथों से पोंछ दिया। लव और चेतन ने फुर्ती से एक एक पल्ले को खींचकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनके सामने एक नई मुसीबत आ गई थी। उनके सामने ठीक वैसा ही एक लॉक था जैसा उस घर के मुख्य दरवाजे पर था, जहां वो कुछ समय से लॉक्ड थे। लेकिन इस समय स्थिति उलट थी। दरवाजे में कोई साधारण कुंडी नहीं थी। उसकी जगह वह लॉक था। वह लॉक बाएं पल्ले पर लगा हुआ था।
और उसमें कोई कॉम्बिनेशन डालने के बाद उस पर लगे बटन को दबाने पर उस लॉक में से एक लंबी मजबूत बेड़ी निकलकर दाएं पल्ले पर जाकर लग जाती और वह दरवाज़ा बंद हो जाता। उसके बाद अगर उसे अनलॉक करना हो तो वही कॉम्बिनेशन डालने के बाद बटन दबाने पर बेड़ी पुनः वापस बाएं पल्ले पर लगे लॉक में वापस आ जाती। बेड़ी अथवा शैकल किसी लॉक ताले का वह हिस्सा होता है जो चाबी लगाने के बाद मुक्त रूप से घूम जा सकता है। उन दोनों के अलावा बाकी भी झुककर उस दरवाजे को और उस लॉक को देख रहे थे। उन्हें यूं कौतूहलवश दरवाजे की ओर देखता हुआ पाकर देव भी उनके नजदीक आ गया। उस घर के भीतर कैद मकड़ी ने दरवाजे पर प्रहार किया, लेकिन यह दरवाजा इतना कमजोर नहीं था। कम से कम यह दरवाजा आसानी से टूटने वाला नहीं था। चेतन और लव ने मजबूती से उस दरवाजे को पकड़ा हुआ था, लेकिन उनके साथ साथ ही बाकी लोग भी यह जानते थे कि अधिक समय तक उस दरवाजे को पकड़ने रखना नामुमकिन था। यह तो नई विपदा है, लव झुंझुलाहट भरे स्वर में बोला। तुम लोग जल्दी से कुछ करो, चेतन ने उन सबसे कहा। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने दोनों हाथों से मजबूती से दरवाजे को पकड़ा हुआ था। यह तो हूबहू उस ताले जैसा है, ओम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, लेकिन खुशी ने उसे बीच में ही टोक दिया। हूबहू नहीं, इस ताले में बेड़ी है, जबकि उस घर में ऐसा कुछ नहीं था। वह केवल बटन दबाने से ही दरवाजा खुल जाता। वह कुछ क्षण रुककर बोली, कम से कम ऐसा हमारे ऑब्जर्वेशन था। लेकिन क्या इन दोनों लॉक्स के समान होने में भी कोई कारण है? ओम बोला। शायद जो कोड उस लॉक का था वह इस लॉक का भी हो, खुशी ने कहा। उसने उस लॉक को देखा तो उसमें सारे जीरो दिख रहे थे। कम से कम लॉक को देखकर वह यह कह सकती थी कि वह लॉक भी 36 अंकों वाला था। इसका मतलब हर 6 खाने के लिए अलग अलग 36 संभावनाएं थी। यार, जो करना है जल्दी करो। दरवाजे के इस पार से भी चेतन पकड़ी की बौखलाहट महसूस कर पा रहा था। वह खुद परेशान था अपनी थोड़ी बात बताना। तुमने सही कहा, लेकिन आधा। देव चेतन की बातों को नज़रअंदाज करता हुआ खुशी से बोला। तुमने कहा कि जो कोड उस घर वाले लॉक का हो, शायद इसका भी वही कोड हो, लेकिन इस लॉक में तो कोई कोड ही सेट नहीं। मतलब इसमें हमें कोड सेट करना है। तो पूरा सच यह है कि जो कोड इसका होगा वही उस घर वाले लॉक का भी होगा। इसका मतलब खुशी अपनी आदत अनुसार खुद में ही बड़बड़ाई। जो कोड हम सेट करेंगे वही उस घर वाले लॉक का भी होगा। फिर वह तेज आवाज में बोली, लेकिन यह कैसे संभव है? चेतन ने उसे घूरकर देखा। खुशी के साथ साथ देव भी इसका मतलब समझ गया। चेतन नहीं चाहता था कि वे बातों में अपना समय बर्बाद करे। हमें जल्द ही कोई कोड सोचना होगा, खुशी देव से बोली। लेकिन क्या? ईवा ने पूछा, जो काफी देर से उनकी बातें सुन रही थी और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। लव और चेतन के साथ साथ ओम भी अब दरवाजे को संभालने में उनकी सहायता कर रहा था। अगर हमारा अनुमान सही है तो हम अपने मन के अनुसार कोई भी 6 अंकों वाला कोड चुन सकते हैं, खुशी बोली। लेकिन क्या? ईवा ने फिर दोहराया। कृपया शीघ्रता करो, इस बार लव ने कहा। भारी होने के कारण उस मकड़ी के वार का अधिकांश भाग वह दरवाजा ही झेल रहा था, वरना उस मकड़ी को रोकना नामुमकिन था और वह इस बात को जानते थे। देव दरवाजे पर झुककर लॉक पे कोड सेट करने लगा। वह और देर नहीं करना चाहता था। मकड़ी के डर से वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और इस जगह से निकलने की उम्मीद से उसने अपने डर पर काफी हद तक काबू कर लिया था। खुशी ने भी उस कोड को ध्यान से देखा। अनलॉक, परफेक्ट कोड। उसने मन ही मन सोचा, आखिर यही हमें उस घर से निकाल सकता है। जल्दबाजी में उसे कोई और कोड सूझ ही नहीं रहा था। देव ने लॉक पर लगा बटन दबाया। अगले ही क्षण उस लॉक से लोहे की मजबूत बेड़ी निकलकर
दाएं बल्ले से लग गई। वह दरवाजा अब लॉक हो चुका था। वह मकड़ी अब अंदर कैद हो चुकी थी। लव, ओम और चेतन ने आखिरकार उस दरवाजे को छोड़ा। वह थक कर चूर हो चुके थे। तुमने कौन सा कोड सेट किया? आखिरकार चेतन ने अपनी उखड़ी हुई सांस को सामान्य करते हुए कहा। कुछ समय पहले उसे लगा था कि उसे लव की बात सुनकर फिर से उस मकड़ी से लड़ने के लिए नहीं रुकना चाहिए था। उसे लग रहा था कि यह उसके जीवन की आखिरी भूल साबित हो सकती है, लेकिन आखिरकार वह बच गए। बताता हूँ, पर यहाँ से कुछ दूर चलते हैं, देव ने कहा। वह मकड़ी अब पूरी तरह अंदर कैद थी, लेकिन रह रह कर दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और वह आवाज़ देव के साथ साथ बाकियों को भी असहज कर रही थी। सब उस जगह से थोड़ी दूर जाकर रुके। चेतन ने फिर वही सवाल किया। देव ने बताया, लेकिन क्यों? खुशी ने सबसे पहले पूछा। हालांकि यह सवाल सबके मन में था। जल्दबाजी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यही कोड सोचा, क्योंकि आखिरकार इसी अनलॉक की मदद से हम उस घर के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। देव ने अपने कंधे उचकाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वह घर अचानक से हवा में अपने आप प्रकट हो गया? खुशी ने पूछा। उसके मन में कई सवाल थे। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ईवा की बात सुनो कि उस दरवाजे से जब वह गई थी तो उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था। ईवा ने जल्दी जल्दी सब बताया, जैसे वह उस कहानी को सुनाने का ही इंतजार कर रही थी। प्रार्थना की शक्ति। खुशी ने हैरानी से ईवा द्वारा कहे गए शब्द दोहराए। हाँ, ईवा ने सहमति में अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। और यह घर यहाँ कैसे आ गया? ईवा की बात खत्म होते ही चेतन ने देखा। यकीन है उसमें जरूर तुम्हारा ही हाथ था। बाकी लोग तो उस मकड़ी से लड़ने में ही व्यस्त थे। सत्य कहूँ तो मुझे यही प्रतीत हो रहा था कि हम जीवित नहीं बचेंगे, लव ने कहा। चेतन अभी भी अपने जवाब के इंतजार में देव की तरफ देख रहा था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ईवा के साथ जो हुआ वह कोई प्रार्थना की शक्ति नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के कारण हुआ। याद है, मैंने जब बुक ऑफ डायमेंशन को खोला था तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके अनुसार यह घर हमारी स्मृतियों से बना है। वह चीज़ें जो इसके सामने प्रकट हो गई थी, जैसे वह फ्रिज या फिर वह दरवाज़ा, सब इसके सबकॉन्शियस माइंड के कारण हुआ था। तो तुम कहना चाहते हो कि प्रार्थना जैसी कोई चीज़ नहीं? ईवा ने उसे बीच में टोका। होती है, देव बोला। पहले मेरी बात सुनो। दरअसल जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और पूरे मन से उसके पूरे होने की प्रार्थना करते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है। इसका सीधा अर्थ है कि जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रार्थना केवल वही पूरी होती है जो सच्चे मन से की गई हो। अगर हम खुद बेईमान से प्रार्थना करते हैं तो खुद हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को जानता है और वह हमारी कोई मदद नहीं करता। मतलब की बात बताओ, चेतन ने कहा। वह घुमा फिर कर बात को नहीं सुनना चाहता था। देव भी इस बात को समझ रहा था कि मुख्य बात बताते हुए वह रास्ते से भटक गया है, लेकिन इससे पहले कि वह फिर बोलना शुरू कर पाता, ईवा ने उसे टोक दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वह बेमतलब है? उसकी आवाज़ में देव को थोड़ा गुस्सा दिख रहा था। देव ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और आगे बोलना जारी रखा। सीधी बात यह है कि यह ईवा के सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वह ईवा की तरफ मुड़ा। पूछो, वह शुष्क स्वर में बोला। जब तुम्हें भूख और प्यास लगी थी और तुम प्रार्थना कर रही थी, तो क्या तुम्हारे दिमाग में उस फ्रिज की कोई याद थी? हाँ, ईवा असमंजस में बोली। मेरे दिमाग में वही था। सच कहूँ तो पूरा फ्रिज का अक्स ही मेरे दिमाग में था। किस तरह उसमें कोक की बोतलें भरी हुई थी और किस तरह वह खाने के सामान से भरा हुआ था। देव किसी विजेता की तरह मुस्कुराया। उसने फिर एक सवाल किया, और जब वह दरवाज़ा तुम्हारे सामने प्रकट हुआ तो क्या तुम ओम और लव द्वारा बताई गई घटना के बारे में सोच रही थी? मतलब कि किस तरह गुफा में उनके सामने वह दरवाज़ा प्रकट हो गया था?